दोस्तों, पिछले दिनों उड़ीसा पुलिस ने दो ऐसे साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो कि कंबोडिया में रह करके हजारों करोड़ों रुपए के स्कैम्स को अंजाम दे रही थी। ऐसा बताया गया कि इन अपराधियों ने लगभग 200 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की है। द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन द्वारा गिरफ्तार किए गए दो अपराधियों में से एक हरीश कुरापति उर्फ हैरी और नागा वेंकटा सौजन्या कुरापति उर्फ लीसा, इन दोनों को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद से गिरफ्तार किया है, और वो तब जब वो कंबोडिया से भारत लौट रहे थे। इन दोनों की गिरफ्तारी 30 दिसंबर 2023 को दर्ज की गई एक साइबर कंप्लेन की वजह से की गई, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एक सीनियर ऑफिशियल के साथ में 67.7 लाख रुपए की ठगी की गई थी। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं दूसरी खबर की तरफ, जिसमें लिखा है कि ओवर 5000 इंडियंस इन कंबोडिया आर बीइंग फोर्स्ड टू स्कैम फेलो इंडियंस। और इन 5000 से अधिक इंडियंस ने, जो कि कंबोडिया में फंसे हुए हैं, पिछले 6 महीने के अंदर 500 करोड़ रुपए की ठगी की है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। यानी कि 5000 से अधिक भारतीय जो कि कंबोडिया में बैठे हैं और कंबोडिया में बैठ करके इंडिया के लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कंफर्म किया है कि उन्होंने अब तक 250 से अधिक लोगों को कंबोडिया से रेस्क्यू किया है, और भारत और कंबोडिया दोनों ही सरकारें एक साथ इस इशू को टैकल करने की पूरी कोशिश कर रही है। यहां मैं आपको बता दूं कि 5000 तो आधिकारिक आंकड़े हैं, हालांकि संख्या बहुत ज्यादा बताई जा रही है, और इनमें से ही कई लोग मुझको अब तक संपर्क कर चुके हैं, अपनी आप बीती सुना चुके हैं। तो दोस्तों, आप समझ ही चुके होंगे कि आज का हमारा वीडियो किस मुद्दे पर है। आज के इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज हम चलेंगे उन स्कैमर्स के अड्डों पर, यानी कि वहीं पर चलेंगे जहां से ये स्कैम्स ऑपरेट किए जाते हैं। ये बंदा जो कि वहां से स्कैम कर रहा था, रवि की बात कर रहा हूं, तो रवि एक स्कैमर है। इसकी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद उनको एक बहुत ही सुनसान से इलाके में, एक छोटे से गांव में ले जाया जाता है। जैसे ही रवि वहां पहुंचता है, कंपाउंड के बाहर गन लेकर के लोग बैठे होते हैं। एक छोटा सा डोरमेट्री दे दिया जाता है, यानी कि एक कमरे जिसमें ऑलरेडी 8 से 10 लोग रहते हैं। एक फ्लोर पे 12-12, 15-15 लोगों का ग्रुप बना हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट से आपकी पिटाई की जाती है, बेसबॉल से पिटाई की जाती है। 3000 से अधिक स्कैमर एक कंपाउंड में होना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, आपको मैं तमाम सारे स्कैम्स के बारे में बताता रहता हूं, जहां पर कई बार अपराधी भी पकड़े जाते हैं और उनके तार जो है वो विदेशों से जुड़ते हैं। तो कैसे और क्यों जुड़ते हैं विदेशों से, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दरअसल आज के इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज हम चलेंगे उन स्कैमर्स के अड्डों पर, यानी कि वहीं पर चलेंगे जहां से ये स्कैम्स ऑपरेट किए जाते हैं। बात है मई 2023 की, जहां मुझे एक मेल रिसीव होता है जिसमें मुझे बताया जाता है कि ब्रदर, द पर्सन हु गेव यू इंफॉर्मेशन इज नियरली गेटिंग किल्ड इन कंबोडिया। कॉन्टैक्ट द एम्बेसी एंड सेव हिम। His passport and everything is torn by the Chinese. Please save him as soon as possible. अब इस मेल को देख करके, जिसमें कि कोई डिटेल नहीं थी, न तो विक्टिम की डिटेल थी, कहां क्या कैसे हो रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई एक्शन लिया नहीं जा सकता। तो मेरे रिप्लाई करने के बाद भी सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया, बात आई गई हो गई। बाद में एक बंदे ने मुझे 3 से 4 महीने बाद अप्रोच किया और बताया कि ये जो मेल आपको आई थी वो मेरे बारे में आई थी। उसके बाद जो उसने मुझे कहानी सुनाई है, वो सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल उसी बंदे ने, मान लीजिए उसका नाम है रवि, तो रवि ने सबसे पहले मुझे मार्च में अप्रोच किया था। मार्च में कब अप्रोच किया था? जब मैंने अपने वीडियोस में कमेंट में एक ईमेल आईडी दी थी और कहा था कि जो भी इसके विक्टिम्स हैं वो मुझे ईमेल करें, और उसके बाद हम उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे, यानी कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें सारे विक्टिम्स को रखा जाएगा, और हम लोग कुछ ऐसी एक्टिविटीज करेंगे ताकि सरकार तक हमारी बातें पहुंचे। ये बंदा जो कि वहां से स्कैम कर रहा था, रवि की बात कर रहा हूं, तो रवि एक स्कैमर है। इसकी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, और इसी की नजरों से मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे और कहां से ये अपराध चल रहे हैं। तो रवि ने मुझे मार्च में अप्रोच किया, मेरा वो वीडियो देख करके मुझे कांटेक्ट किया, मुझे ईमेल किया और बोला कि ये स्कैम एक्टिविटी। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाओ, आप भी विक्टिम हो तो ग्रुप में घुस जाओ। ग्रुप में ऐड होने के बाद उसे मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल चुका था। फिर उसने मुझसे इंडिविजुअली बात की, उसने मुझसे पूछा कि क्या आप ही वो अजय हैं जो वीडियोस बनाते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो ये बात है मार्च की। इसके बाद थोड़ी बहुत जनरल बातचीत हुई, उसके बाद बात आई गई होगी, क्योंकि बहुत सारे विक्टिम्स थे
जिनसे मैं बैक एंड फोर्थ बात कर रहा था। उस समय बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके थे, बात आई गई हो गई, मार्च की घटना थी, मुझे नहीं पता था। मई में मुझे ये मेल आई जिसमें बताया गया कि ऐसे ऐसे आपके एक व्यक्ति को मारा जा रहा है, और 3 से 4 महीने बाद उस बंदे ने मुझे खुद अप्रोच किया जब वो इंडिया वापस आ गया। अब मैं ये इंडिया वापस आ गया क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो इंडिया में नहीं था, वो सारी स्कैम एक्टिविटी जो है वो कंबोडिया में बैठ करके अंजाम दे रहा था। तो अब शुरू करते हैं कहानी कि वो कंबोडिया कैसे पहुंचा, और कंबोडिया के अलावा वो कौन सी लोकेशंस हैं जहां पर इंडिया समेत विश्व के तमाम सारे देशों में साइबर ठगी की जाती है, और किस किस तरह की ठगी की जाती है, किस तरह से लोगों को वहां ले जाया जाता है, उनको क्या दिया जाता है, कहां रखा जाता है। ये सारी कहानी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे, ये मेहनत पसंद आए तो इस वीडियो को अंत में लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए रवि की उस दुखद जर्नी के बारे में जान लेते हैं। तो होता क्या है कि रवि बहुत दिनों से विदेशों में जॉब की तलाश कर रहा था। इंडिया में आमतौर पर उसकी प्रोफाइल की जो जॉब्स होती हैं 15 से 20 हजार रुपए के आसपास उसको नौकरी मिल रही थी, वो कर रहा था। लेकिन अचानक से किसी प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू कोई एडवर्टाइजमेंट देख करके उसने जो है सामने से अप्लाई किया कि ठीक है, मैं ये टेलीकॉलर की जॉब लेना चाहता हूं, और वो जॉब जो थी वो कंबोडिया में थी। उसने कहा ठीक है, टेलीकॉलर की जॉब है, मुझे इतने पैसे मिलेंगे, शायद 60 से 70 हजार रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से बात तय हुई, और कहा गया कि आपको कंबोडिया अमुक डेट पर जाना है। अब वो जो प्लेसमेंट एजेंसी थी, यानी कि जो करियर कंसल्टेंट्स होते हैं, उन्होंने रवि से भी 2.5 लाख रुपए चार्ज किए। उन्होंने कहा भैया देखो, आपको जॉब मिल रही है और इसके लिए अब आपको 2.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो 2.5 लाख रुपए देकर के रवि कंबोडिया पहुंचता है। तो कंबोडिया पहुंचने की जर्नी कैसे है, वीजा मिल जाता है, वीजा मिलने के बाद वो यहाँ से कलकत्ता जाता है, कलकत्ता से बैंकॉक जाता है, और बैंकॉक से उसे कंबोडिया भेज दिया जाता है। और यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, उसको बताया जाता है कि तुम यहाँ से वर्क वीजा पर नहीं जा रहे हो। उसको जो वीजा दिया जाता है वो घूमने का दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि तुम्हें झूठ बोलना है इमिग्रेशन में वो झूठ बोलता है और बताता है कि मैं घूमने के लिए जा रहा हूं। अगर वो वहां ये बोले कि मैं जॉब के लिए जा रहा हूं तो इमिग्रेशन वाले उसको वहीं रोक लेते, उसे ट्रैप में फंसने ही नहीं देते। तो यहां पर क्या हुआ, गलती रवि से ये हुई क्योंकि उसको जॉब चाहिए थी, एक बड़ा पैसा दिखाया गया था, और विदेशों में नौकरी पाने की चाहत किसको नहीं होती है। तो यहां पर उससे ये मिस्टेक हुई। उसने इमिग्रेशन में कहा कि मैं घूमने जा रहा हूं, बैंकॉक तक की फ्लाइट थी, कनेक्टिंग फ्लाइट कंबोडिया के नॉमफेन एयरपोर्ट पे जाकर के उसको अपने सफर का अंत करना था। वहां उसको बताया कि उसके आसपास में किसी छोटे से होटल में जाके आपको रुकना है। उस होटल में उसको रुकाया गया, और उसके बाद उसकी यात्रा शुरू होती है। एक वैन आती है और उसके साथ में एक नेपाली लड़की भी होती है, यानी कि रवि के साथ एक नेपाली लड़की थी जो कि पूरे कंबोडिया तक उसके साथ रहती है। उसको भी इसी तरह की जॉब ऑफर की गई थी और वो लड़की भी वहां पर जॉब करने जा रही थी। एक वैन आती है, वैन में कुछ लोग बैठे हुए होते हैं और वो इनको यहां से ले जाते हैं। इनको नहीं बताया जाता है कि आप कौन से शहर जा रहे हैं। कई घंटों की जर्नी होती है, बीच में वैन भी चेंज की जाती है, और साथ में अलग अलग होटल्स में रुकाया जाता है जो कि छोटे छोटे होटल्स होते हैं। यानी कि जो जर्नी 5 से 6 घंटे में तय की जा सकती है वो जर्नी उनको 2 दिन में तय कराई गई। अब अनजान शहर है, भाषा आप जानते नहीं, लोगों को आप जानते नहीं, एक वैन में बैठे हुए हो, कभी आप सो रहे हो, जग रहे हो, आपको नहीं पता कि आप कहां जा रहे हो। उसके बाद उनको एक बहुत ही सुनसान से इलाके में, एक छोटे से गांव में ले जाया जाता है। लेकिन जब वो गांव में पहुंचता है तो वहां देखता है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, कसिनोज बने हुए हैं, बड़े बड़े कंपाउंड्स बने हुए हैं, जबकि वो एरिया इतना रिमोट लोकेशन है, वहां आसपास कुछ नहीं है, प्योर गांव है, विलेज है, लेकिन फिर भी उसके बीच में बड़े बड़े कंपाउंड बनाए जाते हैं। और यही है वो अड्डे जो कि आप अभी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि इस तरह के अड्डों से इस तरह के स्कैम्स चल रहे होते हैं। जैसे ही रवि वहां पहुंचता है, कंपाउंड के बाहर गन लेकर के लोग बैठे होते हैं, यानी कि वहां पर आपको सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट मिलती है। कुत्ते घूम रहे हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, पूरी तलाशी की जाती है, सामान से लेके सब चीज तक, और वो गाड़ी अंदर चली जाती है। अंदर जाकर के उन लोगों को एक छोटा सा डोरमेट्री दे दिया जाता है, यानी कि एक कमरे जिसमें ऑलरेडी 8 से 10 लोग रहते हैं। तो इस तरह का डोरमेट्री होता है जिसमें 8-10 लोग वहां रहते हैं। वहां जाने के बाद उनको बताया जाता है कि आपको क्या काम करना है। जैसे ही वो उस फ्लोर पर पहुंचते हैं जहां पर उसको काम करना है, तो वो देखते हैं कि एक एक फ्लोर पे 12-12, 15-15 लोगों का ग्रुप बना हुआ है, और उसके ऊपर एक सुपरवाइजर है। वो सुपरवाइजर आपके ऊपर पूरी तरह से नजर रखता है कि आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। काम करने के घंटे कितने दिए जाते हैं, 17, यानी कि 24 में से 17 घंटे आपको काम करना है। और काम क्या करना है, आपको पूरी दुनिया के लोगों के साथ ठगी करनी है। जी हाँ भाई साहब, तो यहां से पूरी ठगी का व्यापार चल रहा है। वो जो सुपरवाइजर है
वो चाइनीज मलेशियन मूल का है। जी हाँ, मलेशियन मूल का वो व्यक्ति है जो कि वहां पर आप पर नजर रख रहा है और आप जैसे तमाम लोग वहां पर बैठे हुए हैं। आप जैसे मतलब इंडियंस की बात कर रहा हूं। तो यहां पर अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाते हैं और उन ग्रुप्स को उन्हीं कंट्रीज को टारगेट करने के लिए कहा जाता है। प्रॉपर स्क्रिप्ट तैयार होती हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर्स दिए जाते हैं, एक एक बंदे को 10-10 अकाउंट्स हैंडल करने के लिए दिए जाते हैं और साथ में वहां पर जो भी स्क्रिप्ट होती है, यानी कि जो भी जिस तरह का स्कैम है उसकी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। आपको बताया जाता है कि देखो ये स्क्रिप्ट आपको पढ़नी है, ऐसे ऐसे आपको भेजना है, इस तरह से कॉपी पेस्ट करना है। अगर टेलीग्राम पर बात कर रहे हैं या टेलीकॉलर भी हायर किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ चैटिंग से ही होता है, टेलीकॉलर भी हायर किए जाते हैं। लगातार वहां से इंडिया पे कॉल की जाती है और हमको यहां लगता है कि इंडियन नंबर से हमें कॉल आ रहा है, लेकिन ये कॉल कहां से आ रहा होता है, इस तरह की लोकेशन से ये कॉल्स आ रहे होते हैं। अब मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये सिर्फ एक लोकेशन है। एक दूसरे विक्टिम है, उनको बैंकॉक ले जाया गया, बैंकॉक से उनको नदी पार करा करके म्यांमार में एंटर कराया गया। और आपको बता देता हूं उसके पास वीजा बैंकॉक का था, यानी कि बैंकॉक के आगे, थाईलैंड से आगे जो म्यांमार तक का सफर था वो नदी के थ्रू कराया गया और बाकायदा वहां पर दोनों तरफ गन के साथ में आतंकी मौजूद थे। आतंकी ही कहूंगा क्योंकि वो वहां के अपराधी हैं। वो वहां पर आपको म्यांमार लेकर जाते हैं, आप डरे हुए हो, आपको पता नहीं आपके साथ क्या हो रहा है और आप एक तरह से अवैध रूप से म्यांमार में पहुंच जाते हो। और इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं, ये जो केके कंपाउंड है या और भी तमाम सारे कंपाउंड्स हैं, यहाँ पर भारतीयों समेत तमाम देशों के लोगों को रखा जाता है। 2022 में यहां से 130 लोगों को, भारत सरकार ने 130 लोगों को इस तरह के कंपाउंड से छुड़ाया था। और उस वक्त भी ये खबर सामने आई थी कि किस तरह से जॉब के नाम पर भारत के लोगों को बाहर ले जाया जाता है और उनसे स्कैम की एक्टिविटी जबरदस्ती कराई जाती है। इस लिस्ट में सिर्फ ये 2 नाम नहीं है, म्यांमार हुआ, थाईलैंड हुआ, कंबोडिया, लाओस और दुबई और यूएई कह सकते हो आप उसको। तो इन लोकेशन से बैठ करके ये स्कैमर्स बड़ी तादाद में पूरे विश्व को अलग अलग स्कैम से ठग रहे हैं। तो चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। रवि के ऊपर पूरी रिस्ट्रिक्शंस हैं। रवि ना तो उस कंपाउंड से बाहर जा सकता है क्योंकि उसको बताया जाता है कि अगर तुम कंपाउंड से बाहर जाओगे तो तुम यहां पर अवैध रूप से काम कर रहे हो, तुमको पुलिस पकड़ के ले जाएगी या फिर हम ही तुमको मार देंगे, पहली चीज। दूसरा, आपको 17 घंटे काम करना है। तीसरा, आपको टारगेट्स मिले हुए हैं। अगर आपने डेली इतने लोगों को नहीं ठगा तो आपको खाना नहीं मिलेगा, आपको मारा जाएगा, आपको घंटों खड़ा रखा जाएगा। क्योंकि यहां पर क्या होता है, जो भी इंडियन अपने मन से काम नहीं करना चाहता, अगर किसी इंडियन की जमीर या जो आत्मा बोले कि नहीं यार मुझे स्कैम नहीं करना अपने भाइयों के साथ में, तो क्या है वहां पे टारगेट बने हुए हैं। वो ये समझ जाएंगे कि आप खुद से काम नहीं करना चाहते, आप खुद से सामने वाले को ठगना नहीं चाहते, तो उस केस में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट से आपकी पिटाई की जाती है, बेसबॉल से पिटाई की जाती है। और कई कई केसेस में तो ऐसा हुआ कि विक्टिम्स को दूसरी तीसरी मंजिल से बाहर फेंक दिया गया, नीचे गिरा दिया गया। और अंदर ही उनके हॉस्पिटल्स भी हैं, उन्हीं के डॉक्टर्स हैं, उन्हीं के सिक्योरिटी इंचार्जेस हैं, सभी लोग उन्हीं के साथ शामिल हैं। यानी कि पूरी सरकार जो है इस तरह के स्कैम को सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से पूरे विश्व में इस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं। अब यहां पर आपको 17-17 घंटे काम कराया जाता है। आपके पास में आपको कुछ नहीं करना है, मतलब आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम पहले से ही इक्विप्ड है। आपकी आईपी एड्रेस जो है वो राउटेड है। अगर आप कॉलिंग कर रहे हैं, टेलीकॉलिंग कर रहे हैं, तो आपको कोई नंबर, आप नंबर भी नहीं देख पाते कि आपको कॉल किसको करना है। मतलब सामने वाले नंबर का आपको मिलाना ही नहीं है, वो सिस्टम में ही सब कुछ ऑटोमेटेड है। इतना हाई टेक बना रखा है वहां पर, इतने इतने सिस्टम्स लगा रखे हैं और सबके ऊपर एक सुपरवाइजर बैठा हुआ है। अब जिस कंपाउंड में रवि था, उस कंपाउंड में हजारों लोग, यानी कि लगभग 3000 से अधिक लोग वहां पर थे। 3000 से अधिक स्कैमर एक कंपाउंड में होना, उनको वहीं पर खाना दिया जाता है, उनको वहीं पर रहना है। फोन पर कभी भी औचक निरीक्षण करके देख सकते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं, कितनी देर आपने बात की। और तो और जिस कमरे में आप रह रहे हो, आपको नहीं पता कि आप जिनके बीच में रह रहे हो वो भी आपके मुखबिर है। अगर आपने अपना कुछ मुंह खोला या आपने कोई भी ऐसी गतिविधि सामने से आपकी देखी, उन्होंने सस्पिशियस एक्टिविटी, तो आपकी पिटाई तय है। बकायदा कमरे के अंदर ले जाया जाता है, नंगा करके घंटों मारा जाता है, बिल्कुल डार्क रूम में 2-2 दिन तक रख दिया जाता है बिना खाए पिए। और सबसे पहली चीज, आपके जाते ही आपका पासपोर्ट ले लिया जाता है, तो संभवतः आप वहां कुछ कर नहीं सकते। और जिन लोकेशंस पे आपको रखा जाता है, सबसे पहले तो आपको उन लोकेशंस के बारे में पता नहीं होता। अगर पता भी है तो वहां से बाहर निकलने का कोई साधन नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, कंपाउंड जो है वो पूरी तरह से सीसीटीवी से, और साथ में जो बाहर उनके आर्म्ड जो लोग रहते हैं, गन वाले लोग रहते हैं, सिक्योरिटी जो इंचार्ज होते हैं, वो आपको बाहर निकलने नहीं देंगे। और कंपाउंड
अकाउंट पूरी तरह से बंद होता है। बाहर निकल भी गए आप बाई चांस तो क्या होगा, आपको साधन ही नहीं मिलेगा वहां से निकलने का। क्या करोगे, जंगलों में भागते रहोगे। एक ऐसे देश में जहां पर लोकल लोग भी उनको ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इन देशों की जो इकोनॉमी होती है वो इस तरह के स्कैम वाले पैसों से ही चल रही होती है। आपको बता दूं कि चाइना ने 2013 में द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उठाया था, जिसमें कि उन्होंने अलग अलग कंट्रीज को सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना बनाई थी और इस योजना पर अमल भी किया गया और सबसे पहले म्यांमार जैसे देश उससे जोड़े गए। और इसी वजह से जितने भी, आपको पता है चाइना में जो है ये लॉटरी, गैम्बलिंग और क्रिप्टो ये सब इलीगल माना जाता है। और ये चाइनीज क्रिमिनल जो हैं, चाइनीज मलेशियन क्रिमिनल जो हैं, ये सारे म्यांमार, मलेशिया और कंबोडिया वहां पर जाकर के बड़े बड़े किंग पिंग बने बैठे हुए हैं। और वहां से बैठ करके ऐसा नहीं है कि वो अपने देश के लोगों को नहीं ठगते, खुद मलेशियन को भी ठगते हैं, खुद चाइनीज को भी ठगते हैं। और जिस मूल के लोगों को ठगना होता है उस मूल के लोगों को ही यहाँ पर हॉस्टेज बना करके रखा जाता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक इंडियन को ठगना है तो एक इंडियन माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। अगर मैं इंडियन हूं, आप इंडियन हैं, मैं आपको कुछ बोलूंगा, मुझे आपकी आदतें पता है, मुझे पता है कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे। मेरे सर पे बंदूक रख करके मुझे कहा जा रहा है कि मुझे डेली 2 लोगों को ठगना है, भले ही मैं अंदर से कितना भी बुरा मान जाऊं, मेरा पासपोर्ट उनके पास है, मैं क्या करूंगा, मुझे करना ही पड़ेगा। और शुरुआत में ये करना ही पड़ेगा वाली चीज बाद में मजे मजे में हो जाती है। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि आपको यहाँ पर, अगर आप वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो अच्छा खासा बोनस भी दिया जाता है और आपको ये बताया जाता है कि चूंकि आप यहाँ पर काम कर रहे हैं आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी, यानी कि आपको कभी भी आपकी सरकार को या कहीं भी किसी को पता नहीं चलेगा कि आप कौन हैं। क्योंकि ये लोग जो भी स्काइप इस्तेमाल करते हैं वो सारे, आपको अपना पर्सनल कुछ नहीं बनाना, आपका अपना पर्सनल कोई डेटा वहां पर नहीं जा रहा है, आपको सिर्फ वहां बैठना है, लोगों से बात करनी है, टेलीकॉलिंग करनी है, चैटिंग करनी है, या इंस्टाग्राम पर जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सारे क्रिप्टो रिलेटेड स्कैम चल रहे हैं, वो सारी चीजें वहीं बैठकर ऑपरेट करना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां पर लड़के ही हैं, अलग अलग देशों की तमाम सारी लड़कियों को भी इस तरह से हॉस्टेज बनाकर रखा गया है। रवि के मुताबिक तमाम सारे इंडियंस जो हैं, चूंकि वहां पर माहौल में जाके ढल चुके हैं, उनको पता है रोज यही करना है, वो मजे से बातें करते हैं, आज तो इतने का ठग लिया, आज तो इतने का ठग लिया। एक एक बंदे का 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए डेली का टारगेट होता है कि डेली आपको 1-2-3-4 लाख रुपए ठगना है, पूरी टीम का एक टारगेट है। और आपको बता देता हूं कि ये क्राइम कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं है, बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज क्राइम है। इसमें बहुत ही हाई लेवल के लोग इन्वॉल्व हैं। आपको पता है उनके पास इंडियंस के सारे डेटा होते हैं, जिसको वो ठगने वाले हैं उसका पैन कार्ड क्या है, आधार कार्ड क्या है, उसका बैंक अकाउंट कौन से हैं, उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या है, उसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, ये तक उनको पता होता है। समझ रहे हो आप? तो किसी भी देश में जब वो ठगी करते हैं तो वहां का इस तरह का सेंसिटिव डेटा उनके पास होता है। अब आप समझिए कि डेटा उनके पास कहां से आता है। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया, बैंकर्स इन्वॉल्व हैं इंडिया के अंदर, टेलीकॉम में काम करने वाले लोग इन्वॉल्व हैं जो उनको बैंक अकाउंट प्रोवाइड करते हैं और फोन नंबर प्रोवाइड करते हैं। अभी न्यूज़ थी कुछ दिन पहले कि 200 सिम के साथ में दिल्ली में ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। वो 200 सिम प्री एक्टिवेटेड सिम थी, उनको कंबोडिया और दूसरे देशों में भेजा जा रहा था। कहाँ जा रही है वो सिम? यहीं जा रही है सिम। और आपको लगता है कि यार इंडियन नंबर से तो कॉल आ रहा है, कोई इंडियन ही तो होगा। जब पुलिस उसको ट्रेस करती है तो पता ही नहीं चलता कहां से बात हो रही है। सेम होता है बैंक अकाउंट के केस में। ये सारे बैंकर्स या फिर मनी म्यूल्स या फिर जिनको ये बेवकूफ बना करके कि भाई अपना अकाउंट दे दो, हम गेमिंग कंपनी है, तुम्हारे खाते में पैसे आएंगे, लेकिन वो पैसे स्कैम के आते हैं। उनको कहा जाता है क्रिप्टो में ट्रांसफर कर दो, और ये ट्रांसफर होते होते इतना रीराउट होता है कि उसको पुलिस कभी पकड़ ही नहीं पाती है। अब यहां पर अकाउंट फ्रीज होता है, अकाउंट में पैसे नहीं है, जाओ जो करना है कर लो। तो जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो काफी हद तक लाचार इसलिए हैं क्योंकि सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि इंडिया में बैठे हुए लोग उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको बता देता हूं, ऐसे तमाम केस देखे गए हैं जहां पर जो रवि, जैसे रवि को तो वहां पे काम नहीं करना था, लेकिन ऐसे तमाम लोग वहां पर हैं जिनको वहां मजा आने लगा, जिन्होंने वहां बहुत सारा पैसा बनाया। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग को लेकर के इंडिया में आकर के इंडिया का मॉड्यूल बना लिया, यानी कि उनके जो है ब्रांचेस यहां खोल ली कि हम यहां से चीजों को मैनेज करेंगे, हम यहां से रिसोर्सेज हायर करके देंगे, हम यहां पर अपना छोटा मोटा कॉल सेंटर बना लेंगे जिसमें कि आपको हमें टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट करना पड़ेगा,
पड़ेगा, डेटा देना पड़ेगा, और यहीं से बैठ करके वो गांव-गांव जाकर के 5-5 हजार रुपए दे करके बच्चों के अकाउंट्स खुलवा लेते हैं, कुछ भी करा लेते हैं, और उन बैंक अकाउंट का इस्तेमाल ठगी के लिए किया जाता है। ऐसा ही एक केस दुबई से भी सामने आया था, जहां पर दुबई की एक लोकेशन, एक मॉल है, उस मॉल के अंदर कई सारे फ्लोर्स उन्होंने किराए पे ले रखे हैं, मतलब पूरी बिल्डिंग किराए पे ले रखी है। बताया गया, ऐसा ही रवि जैसा एक व्यक्ति था, उसने मुझे कॉल किया था, उसने बताया कि दुबई में और पूरे यूएई में हजारों में इस तरह की बिल्डिंग्स हैं और लाखों में इस तरह के एम्प्लॉइज हैं जो कि प्रॉपर उनका एक वर्क कल्चर है। सुबह जाते हैं, शाम तक वहां काम करते हैं, वहीं रुकना है, वहीं खाना है, उसी बिल्डिंग के अंदर ही अलग अलग कंपाउंड्स बने हुए हैं कि भाई यहाँ पर आपको खाना है, ये आपका मेस है, और सब ठगी का व्यवसाय वहां पर चल रहा है। अब आप सोच सकते हो, इनकी भी अपनी आईटी टीम है, समझ रहे हो? उस आईटी टीम का काम है अलग अलग डोमेन्स खरीदना, फर्जी वेबसाइट्स बनाना, ग्राफिक डिजाइनिंग की पूरी टीम है जो कि फर्जी स्क्रीनशॉट्स, फर्जी जो वेबसाइट्स के लोगोज वगैरह बनाना, ये सारी चीजें वो करते हैं। तो प्रॉपर उनकी एक आईटी कंपनी भी है जो कि इस तरह से सपोर्ट देती है। साथ में एक कंपनी है जो कि प्रॉपर एडवर्टीजमेंट चलाती है। तो ऐसी छोटी तमाम सारी कंपनी, तमाम सारी टीम्स बनी हुई हैं जो कि सब जगह रिक्रूटमेंट के लिए लोगों, क्योंकि देखो इनको एक समय में सारे सिस्टम पे काम करना होता है। यहाँ पर बंदे भी चाहिए स्कैम करने के लिए, वहां पर आपको पैसे ट्रांसफर करने वाले भी चाहिए, फिर उस पैसे को क्रिप्टो में कन्वर्ट करने वाले भी चाहिए। तो इनको हमेशा नए अकाउंट चाहिए, नए नंबर चाहिए, तो उसके लिए लगातार इनकी टीम्स अलग अलग काम करती रहती है। और सोचिए आप, कोऑर्डिनेशन कितना मजबूत है कि इनको कभी कमी ही नहीं होती है, ना तो विक्टिम्स की और ना ही ऐसे लोगों की जिनको ये होस्टेज बना करके जॉब के नाम पर बाहर ले जाते हैं, और ना ही रिसोर्सेस की। सब कुछ इनको थाली पर सजाया हुआ मिलता है। तो सोचिए आप, कितना बड़ा नेक्सस है ये, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि दुबई में तो प्रॉपर ये लोग लीगल लाइसेंस लेके बैठे हैं। अब लाइसेंस किसी और चीज का लेते हैं, मान लीजिए गेमिंग कंपनी या आईटी कंपनी के नाम पे लाइसेंस लेते हैं और करते ठगी का ही व्यापार है। रवि से बातचीत में मुझे पता चला कि तमाम सारे विक्टिम्स जो हैं वहां गिड़गिड़ाते हैं। कई लोग तो अपनी कलाई काट करके उसकी फोटोज भेज देते हैं, कई लोग तो फंदा बना करके खड़े होते हैं और आखिरी फोटो भेज रहे होते हैं कि देखो तुमने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी है, मुझ पर रहम खाओ। अपने घर की वीडियोस भेजते हैं, अपने खानदान की वीडियोस भेजते हैं, अपने बैंक बैलेंस की वीडियोस भेजते हैं, अपनी पारिवारिक स्थिति बताते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन वो स्कैमर्स वहां पर हंस रहे होते हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि रवि को पड़ रहा था, रवि ने इसका विरोध किया, मुझे संपर्क करने की कोशिश की। इसके अलावा रवि ने वहां बैठे बैठे इंडिया में भी कई सारे ईमेल्स को, साइबर क्राइम को और कई सारे लोगों को ईमेल किया, लेकिन उसको कोई हेल्प नहीं मिली, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और उसके बाद वो आखिर में पकड़ा गया। पकड़ा कैसे गया कि उसके साथ में ही रहने वाला कोई बंदा था, उससे वो बात कर रहा था, इस तरह की बातें कर रहा था कि देखो यहाँ ऐसा होता है, वैसा होता है। उसने जाकर के वहां बता दिया। रवि की पिटाई हुई, बहुत मारा गया, इलेक्ट्रिक करंट दिया गया और उसकी एक वीडियो रिकॉर्ड कराई। उससे कहा गया, उस वीडियो में उससे कहा गया कहने के लिए कि आपको ये बोलना है कि मैं स्कैमर हूं, मैं स्कैम करता था वगैरह वगैरह, और कपड़े सारे उतार दिए गए, उसको मारा गया, बेसबॉल का जो बैट होता है उससे मारा गया और करंट तक लगाया गया। इसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये बंदा यहाँ काम नहीं करेगा, तो उसको ले जाकर के एयरपोर्ट के पास फेंक दिया गया और उसका पासपोर्ट फाड़ दिया गया। बस उसको मारा नहीं। और तो और ऐसे कई सारे विक्टिम्स हैं, ऐसे कई सारे हॉस्टेज हैं जिनके साथ में और भी बुरा बर्ताव करते हैं। उनसे कहा जाता है कि देखो ऐसा है कि अगर तुमको यहाँ से जाना है तो तुमको इतना पैसा देना पड़ेगा। लाखों में रुपयों की डिमांड करते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमने तुमको खरीदा है। और कई सारे लोग जो मन से काम नहीं करते हैं, उनको वो एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में बेच देते हैं। जी हाँ, ये भी होता है। प्रॉपर ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में बेचना, एक कसिनो से दूसरे कसिनो में बेचना, ये बिल्कुल वहां पर हो रहा है। कई सारे देशों के विक्टिम्स वहां पर फंसे हुए हैं, जिनके साथ सालों से ये हो रहा है। कई सारे ऐसे विक्टिम हैं जो बताया जाता है कि पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल से वहां पर फंसे हुए हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये जो कंट्री के लोग हैं जो कि हिंदी बोलते हैं, इनका चुनाव स्पेशली इंडिया को टारगेट करने के लिए किया जाता है। और यहीं के लोग हैं जो कि वहां से कॉल सेंटर से आपको कॉल करते हैं या फिर चैटिंग के दौरान आपसे बात करते हैं। तो रवि को एयरपोर्ट के पास फेंक दिया गया। उसके पास पैसे नहीं, पासपोर्ट नहीं। वहां पर एम्बेसी में वो गया, उसने हेल्प मांगी। वहां किसी इंडियन ने उसको अपने घर में रुकाया। कुछ दिन तक वो वहां रुका। उसने अपने घर वालों को कहकर के पैसे मंगाए ताकि वो व्हाइट पासपोर्ट बनवा सके और वापस आने की
टिकट्स का भी अरेंजमेंट कर सके। इस प्रक्रिया में तकरीबन 8-10 दिन का समय लगा और उसके बाद वो सकुशल भारत वापस आया। 2-3 महीने तक मेंटल ट्रॉमा इतना ज्यादा था कि उसने किसी को ये बात नहीं कही। उसके बाद वो थाने गया, वहां से उनसे सपोर्ट की उम्मीद की। थाने वालों ने इसकी बात नहीं सुनी, सुन करके भी अनसुनी कर दिया और बकायदा इसको ही हड़काया। और जिस प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू वो गया था, उस प्लेसमेंट एजेंसी को सब कुछ पता था। उनको पूरी तरह से पता था कि जो बंदे यहां से जा रहे हैं उनके साथ क्या हश्र होने वाला है। बावजूद इसके पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और तमाम सारी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं कि भारत में ही नहीं, मलेशिया और दूसरे देशों के भी विक्टिम्स के साथ ऐसा ही होता है। वो जब अपने देश वापस जाते हैं तो उनकी बात नहीं सुनी जाती है। बाकायदा उनसे कहा जाता है कि तुम तो यहाँ से घूमने का वीजा लेके गए थे, तुम वहां वर्क क्यों कर रहे थे, तुम खुद इलीगल काम कर रहे थे, तुम फंसोगे, तुमको जेल में डाल देंगे। इस तरह की बातें की जाती हैं और उनको भगा दिया जाता है। अब समझते हैं कि किस तरह के स्कैम्स को ये अंजाम देते हैं। आपको पता ही होगा कि प्रीपेड टास्क स्कैम चल रहा है, जिसमें आपसे रेटिंग के नाम पर, चाहे वो होटल की रेटिंग हो, फ्लाइट नेटवर्क की रेटिंग हो, या किसी टैक्सी की रेटिंग हो, या खाने की रेटिंग हो, डिश की रेटिंग हो, या फिर गूगल मैप पे जाकर के रेटिंग करानी हो, इस तरह के जो भी ये रेटिंग वाले जो टास्क चलते हैं, मूवी की रेटिंग हो, ये सारे वहीं से ऑपरेट किए जाते हैं। नंबर 1। नंबर दूसरा, इंस्टाग्राम पे जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कराया जाता है वो भी वहीं से चल रहा है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और तमाम सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहां पर ये विज्ञापन चलाते हैं कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कीजिए, ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कीजिए, आपका इतना पैसा मुनाफा हो जाएगा, उतना पैसा मुनाफा हो जाएगा। बाकायदा एक सिग्नल ग्रुप बनाए जाते हैं टेलीग्राम पर, वहां पर आपसे कहा जाता है कि आपको एक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है और वो वेबसाइट प्रॉपर एक वॉलेट उसमें होता है। आपको शुरुआत में इन्वेस्टमेंट का रिटर्न दिया जाता है, आप खुश हो जाते हो, उसके बाद फिर आपको हलाल कर दिया जाता है, जिसे कि पिग बुचरिंग भी कहते हैं, जिसमें कि शुरुआत में आपको मोटा किया जाता है और उसके बाद आपको हलाल कर दिया जाता है। तो वही कमोबेश यहाँ पर भी किया जाता है कि शुरुआत में आपको रिटर्न दिखाया जाता है, शुरुआत में आपको पैसे दिए जाते हैं और उसके बाद जब आपसे मोटा इन्वेस्टमेंट लेते हैं उसके बाद वो वेबसाइट भी डेड हो जाती है, वो वेब स्क्रिप्ट भी डेड हो जाती है और वो बंदा भी गायब हो जाता है। इसके अलावा एक बहुत पॉपुलर स्कैम है जिसे कहते हैं लव स्कैम। यहाँ पर क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे, विदेशों में ज्यादा चलता है, इंडिया में भी चलता है, इंस्टाग्राम पे महिलाओं को, खासकर उन महिलाओं को जो अकेली हों, थोड़ा उम्र दराज हों, उनको पकड़ा जाता है, उनके साथ में बातचीत की जाती है, उनको अपनापन सा महसूस कराया जाता है और उसके बाद उनसे ठगी की जाती है इन्वेस्टमेंट के नाम पर। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है जो कि पूरी दुनिया में चल रहा है। इसके अलावा अगला है गैम्बलिंग और लॉटरी फॉटरी वाली जो साइटें होती हैं वो भी वहीं से ऑपरेट हो रही हैं। जितने भी आप देख रहे हो ना आज की डेट में इंडिया के अंदर ये जो वेबसाइट चल रही हैं प्रेडिक्शन करवाने वाली, उसमें से ज्यादातर जो है वो इस तरह की कंट्री से ही और इस तरह के गैंग के द्वारा ही ऑपरेट की जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे इन्वेस्टमेंट वाली ऐप चल रही हैं जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम पर चलती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा नाम या नया नाम के साथ में, बड़े बड़े ब्रांड, 7-Eleven हुआ, टाटा के नाम से चल रही थी, इसके पहले जॉनसन जॉनसन, फिलिप्स, यू नेम एनी ब्रांड, सबके नाम पर, एनएससी, बीएससी, मतलब उन्होंने टीवी सीरियल्स के नाम पर भी, एमडीएच मसाले के भी नाम पर, सभी के नाम पर अलग अलग इन्वेस्टमेंट एप्स बनाई हैं। और वो सारी एप्स कहां से ऑपरेट होती हैं? वहीं से ऑपरेट होती हैं जिन कंट्रीज के मैंने नाम बताए और वहां से ही इन सब का संचालन किया जाता है। और पैसों का लेन देन, जैसा कि मैंने बताया, इंडिया के अंदर बहुत सारे एजेंट्स वो हायर करते हैं और पैसों की लालच में इंडिया के एजेंट्स जो हैं वो प्रमोशन भी करते हैं, रेफरल भी करते हैं और ठगी में भी शामिल हो जाते हैं। साथ में पैसा दिखता है तो बैंक अकाउंट वगैरह का भी अरेंजमेंट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब रवि के मुताबिक रवि का काम क्या था? रवि को वहां पर वो चैटिंग करना था। एक ही समय में टेलीग्राम के कम से कम 10-10, 15-15 अकाउंट्स को वो हैंडल कर रहा होता है। आपको पता है कि जो प्रीपेड टास्क स्कैम में शुरुआत में एक ग्रुप होता है जिसके अंदर आपको ऐड कराया जाता है और वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, वो अपनी अर्निंग्स भेज रहे होते हैं। दरअसल वो बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, वो एक ही आदमी होता है जिसने अलग अलग यूजर नेम के साथ में वहां पर लॉग इन किया होता है। और शुरुआत में मतलब इन लोगों से क्या किया जाता है, इनकी भी टीम है अलग अलग। मतलब शुरू में जैसे थोड़ा पैसा ले लिया और वहां पर 150-200 रुपए का रिटर्न दे दिया, उसके बाद उसको किलर टीम के पास भेजा जाता है। इनके कोड वर्ड चलते हैं भाई साहब। तो किलर टीम जो होती है ना, वो क्या करती है, उसका काम है उसका बड़ा वाला काटने की। मतलब पहले इनिशियली जो होता है
वो एक अलग टीम काम करती है जो व्हाट्सएप पे अप्रोच करती है, वहां पर 150-200 रुपए देने वाला काम वो एक अलग टीम है। वहां से दूसरे टीम के पास भेजते हैं जो सो कॉल्ड रिसेप्शनिस्ट होते हैं या ट्यूटर होते हैं, वो किलर टीम होती है भाई साहब, वो अलग टीम है, एक्सपर्ट है वो, मतलब आपकी आंखों से काजल निकाल लें, सब कुछ सामने स्क्रिप्ट में लिखा होता है, आपको अपने आप कुछ नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है ये लोग चाइनीज लैंग्वेज में लिख के भेज देते हैं, क्यों? क्योंकि वो कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, इमीडिएटली ट्रांसलेट करना होता है उनको अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाओं के हिसाब से। और मेरे पास ऐसा नहीं है कि इंडिया से, तमाम देशों से लोग जो है विक्टिम्स हैं, वो कहीं ना कहीं गूगल पे जाकर, यूट्यूब पे जाकर सर्च करते हैं, मेरे वीडियोस मिलते हैं, तो मुझे अब तक जाने कितने देशों की विक्टिम्स ने अप्रोच किया कि यार ये तो मेरे साथ भी हो गया, हम क्या करें भाई, उसका तो कोई चारा है नहीं। आपने देखा ही है कि रिकवरी का रेशियो कितना कम है, वो ये सब जानते हैं, इसी वजह से ये स्कैम फल फूल रहा है। और रवि अकेला नहीं था, रवि जैसे तमाम सारे लोगों ने मुझको अब तक अप्रोच किया है, जो वहां पर या तो काम कर रहे हैं या फिर वहां से काम करके वापस आ चुके हैं, और कुछ लोगों ने सॉफ्ट धमकियां भी दी हैं। जी हाँ, मतलब शुरुआत में वो मुझे वहां की खबरें बताने के हिसाब से अप्रोच करते हैं और उसके बाद धीरे से बता देते हैं भाई वो इतने पावरफुल लोग हैं कि तुमको भी निपटा सकते हैं, एक्सीडेंट दिखा सकते हैं, मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ में। तो इस तरह की चीजें अभी चल रही हैं। आपको बताने का जो उद्देश्य था उसमें यह भी उद्देश्य था कि आप इस तरह के किसी जॉब स्कैम में ना फंस जाएं, यानी कि आपको मजबूरी में ये काम वहां जाकर ना करना पड़े, आपको अपने ही भाई बंधुओं को ठगना ना पड़े। तो इस तरह के जॉब से सावधान रहें, कभी भी वर्क वीजा के बिना बाहर जॉब करने नहीं जाएं। और आपको एक चीज और बता देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पहुंचने के बाद जिस देश में भी आप जा रहे हैं वहां की एम्बेसी से सबसे पहले संपर्क कीजिए। उतरने के बाद उनको बताइए कि आप यहाँ पर किस लिए आए हैं, कौन सी कंपनी में जॉब करने आए हैं। तो एम्बेसी वालों को भी इस चीज का पूरा आइडिया होता है कि भैया ये कंपनी जेन्युइन है, फेक है, वाकई में चल रही है या नहीं चल रही है। क्योंकि जैसा कि आपने इमिग्रेशन में भी झूठ बोला होता है, तो आपको बचाने की कोई भी कवायद होती नहीं, वापस आने के बाद भी आप ही विक्टिम बने रह जाते हो। और आपको बता देता हूं, जितने लोग भी ये जाते हैं ना यार, 15-20 हजार 25 हजार की इंडिया में नौकरी करने वाला बंदा जो कि बाहर 70-80 हजार 1 लाख रुपए पा रहा है, आपको क्या लगता है कि वो इतना मजबूत होता है कि वापस आकर के अपनी लड़ाई लड़ सके? नहीं लड़ सकते यार, आवाज दब जाती है, ऑलरेडी वो इतना लॉस ले चुके होते हैं जो लोग मना करते हैं। साथ में लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है, उनको धमकी दे के भेजा जाता है कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुमको वहां पर भी तुम्हारे साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मुझे पता है कि वीडियो काफी लंबी हो गई, अगर आपने ये सफर तय करके वीडियो को यहां तक देखा है तो एक चीज और करिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आई नो बहुत सारे लोग शेयर नहीं करते, बड़ी वीडियोस हैं इसलिए, फिर भी अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर पधारे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।